बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आज हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने जा रहा है 14 जून को, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये पहला राउंड होने जा रहा है। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरा या तीसरा राउंड अनाउंस नहीं किया। अगर वो होगा तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी फॉल 2026 राउंड वन ही मैं कहूँगा, जो कि 14 जून से होने जा रहा है। तो उसके लिए हम एडवांस मैथ की एंड गेम को डिस्कस करेंगे। याद रहे, अभी तक ये एक राउंड है और इसी राउंड को आपने फुल एंड फाइनल समझना है, और इंशाल्लाह आपका इसमें बेहतरीन स्कोर आएगा। और बेसिक मैथ, वर्बल रीजनिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बाकी सारी एंड गेम्स आप तमाम बच्चों तक पहुंच चुकी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो यूट्यूब से रिकॉर्डिंग को नहीं सुना तो वो लाजमी तौर पे यूट्यूब से रिकॉर्डिंग को सुन ले। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सर्च करना है PU, आगे वर्बल रीजनिंग, बेसिक मैथ या कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आप लोग सुनना चाहते हो, और आगे लिखना बाईपास एजुकेशन सिस्टम। ये सिंपल एक कीवर्ड यूज कर देना एंड गेम, यानी PU बेसिक मैथ एंड गेम लिख देना आपने, ठीक है? तो आपके पास वो आ जाएगा। सबसे पहले आप तमाम बच्चों को मैं पास एजुकेशन सिस्टम पे ये सारी एंड गेम्स को करवा रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट मुझे बता दें, एम आई ऑडिबल? आप तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुजम्मिल वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। नुमान वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। और आज की हमारी जो ये एंड गेम है ये एडवांस मैथ के ऊपर होगी। अपने मार्क्स को इस नंबर पे आप तमाम बच्चों ने शेयर करना है, और इस एंड गेम को आगे अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, एकेडमी के फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर करना है, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली आप तमाम बच्चों की स्पेशल क्लासेस होती हैं। और मैं एक चीज़ को यहाँ पे बता दूं, ये जो स्पेशल क्लासेस रखी जाती हैं ये बैच के बच्चे को प्रायोरिटी पे रख के बनाई जाती हैं। जो बैच स्टूडेंट होते हैं वो बताते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के आगे ये टेस्ट करीब हैं, तो इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाएं। तो हमारी जो नॉर्मली 7 to 11 PM तक होती है, और एक आपकी दोपहर टाइम पे केमिस्ट्री की क्लास होती है, वो उसी टाइम पे चलती है, वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं की जाती है। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये आपकी डे टाइम में चलती हैं, ये डे टाइम में होती है, और इन स्पेशल क्लासेस का आपसे कोई कमिटमेंट वगैरह पहले में नहीं होती है। ये आपको एक हिसाब से हमारी तरफ से गिफ्ट होता है, आपको हमारी तरफ से ये एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं ताकि आपका स्कोर और अच्छा आ जाए, ठीक है ना? उधर आपकी क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको फिजिक्स अलग पढ़ा रहे हैं, मैथ सर बिलाल पढ़ा रहे हैं, मैम शेरबानू पढ़ा रही हैं। उधर आपको बेसिक मैथ सर काशिफ पढ़ा रहे हैं। उधर आपको फिजिक्स सर अमाल पढ़ा, उधर वो आपकी एक रूटीन में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इधर डे टाइम की क्लासेस में नॉर्मली मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल्स के बारे में क्या बताऊं, कि जो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं ना, एक बेसिक मैथ और एक वर्बल रीजनिंग, ये आप सब बच्चों के पेपर में आता है। बेसिक मैथ और इंग्लिश, ठीक है? ये आप सब बच्चों के पेपर में आएगा ही आएगा। बेसिक मैथ भी आपका 20 MCQs होगा, इंग्लिश के भी 20। फिर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट वन है, एक आपका सब्जेक्ट टू है, और एक आपका सब्जेक्ट थ्री है, ठीक है? और एक आपका सब्जेक्ट थ्री है। अब ये आपका क्या हो सकता है, फिजिक्स, फिजिक्स नहीं है तो स्टैट होगा, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस। तीसरा आपका मैथ हो सकता है, एडवांस मैथ की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है तो बायोलॉजी होगा। इस तरह कॉमर्स वालों के लिए भी अलग अलग होंगे, और इनकी वेटेज भी 20-20 होती है, ठीक है? ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं सोचा आप बच्चों को बता दूं। तो टोटल 100 नंबर ऑफ MCQs आप बच्चों के पेपर में होते हैं, और आप तमाम बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता है। कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस करनी है आपने। और इसमें जो सेफ स्कोर है, अगर कोई बच्चा जाता है 90% से ऊपर में, 90 से ऊपर के मार्क्स आएंगे तो आप लोग सेफ हैं। क्योंकि MD कैट, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनमें सबसे ज़्यादा, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, MD कैट, जिन यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा मेरिट जाते हैं, एग्रीगेट जाते हैं, वो ये दो यूनिवर्सिटीज हैं। यानी इसमें भी 94 95 तक जाते हैं PUCIT वगैरह के। तो अगर आप लोग इसमें कंप्यूटिंग वगैरह में जाना चाहते हो तो इस चीज को ख्याल रखना है आपने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो देखें, हमारे पास जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में हमारे पास 11वीं भी आ जाती है, 12वीं भी। यानी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो A लेवल के स्टूडेंट है,
या आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पंजाब बोर्ड पढ़ा हुआ है। अब नॉर्मली पंजाब बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों ने ओ लेवल में नहीं पढ़े होंगे, ये यहाँ पे आप लोग फेडरल के स्टूडेंट होंगे। तो मैं आपको उसके लिहाज से बता देता हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर वन, आप तमाम बच्चों के पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास अलजबरा। यानी आप लोगों को ऐसा लगेगा पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर कि बेसिक मैथ और एडवांस मैथ मिक्सअप हुआ हुआ है। ये आप तमाम बच्चे जब टेस्ट देने जाओगे तो आपको अंदाजा होगा। अलजबरा के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बच्चों के पेपर में होते हैं, डेरिवेटिव के भी होते हैं, इंटीग्रेशन के भी होते हैं। फिर आपके पास सीक्वेंस और सीरीज के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बताया, अलजबरा वगैरह। और इसके अलावा मैट्रिसेस के क्वेश्चन। इसके अलावा अब तमाम बच्चों के पास कोनिक्स के कुछ क्वेश्चंस। फिर आप बच्चों के पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं या ये वो चैप्टर्स जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से ज्यादातर आ रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां से, और इसके अलावा लिमिट्स वाले क्वेश्चन। तो याद रखिए आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। मैं आपको ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 2025 के अंदर पूछे गए। 2025 के अंदर ऑल राउंड क्वेश्चन शामिल किए गए, मजीद इसमें 2024 के भी किए गए। तो 2024 और 2025 के करवा देता हूँ ताकि आप तमाम बच्चों का फॉल 2026 बेहतरीन हो जाए, जो कि 14 जून से है। 14 जून को आपका टेस्ट है। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में ये क्वेश्चन जरा इसको देखिएगा। इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि एक फंक्शन है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है। एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है। अब एक फंक्शन है, आगे उसका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है। अब अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो उसके ऊपर पावर रूल लग सकता है। नंबर वन, आप लोगों ने क्या याद रखना है, एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन पे क्या लग सकता है, पावर रूल। दूसरा बात पॉइंट ये याद रखना है, अगर होल पावर हो तो सबसे पहले उस होल पावर को एक्सपेंड किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे होल पावर है तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा। तो ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चे इसको चेक कीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। आगे 2 sin x cos x, क्या ये sin 2x के बराबर नहीं होता, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो यहां तक सारी बात समझ में आई। अब इसको आप लोग इधर यूज कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन है, मतलब आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है हमारे पास यहाँ पे। इसको आप लोग देखिएगा इंटीग्रेशन। आगे अब क्या आ गया, 1 प्लस sin 2x और आगे dx आ गया हमारे पास। अब 1 की इंटीग्रेशन अलग आ गई हमारे पास और sin 2x की हमारे पास अलग इंटीग्रेशन आ गई। इसको आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे याद रख लिया। उसके बाद अब 1 का हमारे पास क्या होता है, x है, ठीक है। अब साइन x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी, लेकिन cos 2x है तो वो 2x होगी। और 2 पे ही क्या कर देना, डिवाइड कर देना, प्लस सी।
आप इसको अब सही करके लिख सकते हो, एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2 + c। यू कैन चेक कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। ये राइट ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, यू कैन चेक। एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2 + c, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको एक दफा रिपीट करवाना चाहूंगा। देखो, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फंक्शन पे क्या लग जाता है, पावर रूल लगता है। एक ये रूल मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कोई होल पावर आ जाए, जैसे हमारे क्वेश्चन में थी, तो इसको पहले एक्सपैंड कर लो। तो ये जो अंदर वाला सारा कुछ लिखा हुआ था ना हमारे पास, जरा इसको आप लोग देखो। ये जो सारे का सारा हमारे पास लिखा था, मैंने इसको एक्सपैंड किया। एक्सपैंड किया तो ये मेरे पास बन गया। अब 1 + sin 2x को मैंने इधर लिखा, अब बाहर हमारे पास इंटीग्रेशन लेनी थी। 1 के अलग, sin 2x के अलग। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x है। तो ये क्योंकि sin 2x था, तो इसलिए cos 2x आ गया। डेरिवेटिव होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो भी एंगल हो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है। साथ ये माइनस आ गया प्लस सी। एवरीबॉडी इज क्लियर? एक दफा सारे बच्चे मुझे बताइएगा। अच्छा, एक बार मुझे बताएं, मेरी आवाज आप तमाम बच्चों को क्लियर है? वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? एक दफा सारे बच्चे मुझे बताएं, मेरी आवाज क्लियर है आप तमाम बच्चों को? क्या मेरी आवाज आप तमाम बच्चों को क्लियर आ रही है? जरा मुझे बताइएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा। आवाज क्लियर है मेरी सारे बच्चों को? अवैस अहमद, ठीक है, वेरी गुड। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये। अब इसमें आपने एक्स की वैल्यू को बताना, जरा देखिएगा। एक्स की वैल्यू को आपने बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स की वैल्यू को। तो ये हमारे पास क्या है, 12/5। 12/5 इज इक्वल टू 36/x। तो बच्चों, ये हमारे पास 12x इक्वल टू 36 × 5। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12। 12 3 ज़ा 3 × 5 15। तो ये हमारे पास कितनी बन जाती है, 15 बन जाती है। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताइएगा, क्या 15 ही आएगी वैल्यू? सारे बच्चे बताइएगा, क्या 15 ही वैल्यू आएगी? ऑप्शन में यहाँ पे 15 होना चाहिए था, तो फिर अल्फा ऑप्शन ठीक होना था। इज दैट क्लियर? आप लोग देख सकते हो ना। 12 बाई, ये क्या लिखा हुआ है, 12/5 इज इक्वल टू 36/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 5 और 12 पे डिवाइड कर लो, इक्वल टू x। तो ये हमारे पास 15 ही आनी थी। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन में थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 माइल इन 8 आवर्स, व्हाट इज एवरी स्पीड। एवरी स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो सारे बच्चे अब आप लोग देखोगे, S इक्वल टू वी टी होता है हमारे पास। एवरेज स्पीड V इक्वल टू S/T हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 480। तो ये 480 हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 8 आवर्स है। 8 6 और 0, तो कितना आ गया, 60 माइल्स पर आवर। 60 माइल्स पर आवर, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक दफा सारे बच्चे मुझे बताएं, आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हुआ? और उससे पीछे वाला एमसीक्यूज भी। क्या ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हुआ, या इससे पीछे वाला भी? बताइएगा। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, ये वाला और इससे पहले वाला प्रीवियस एमसीक्यूज क्लियर हुआ?
साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाएं आप लोग। गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ ए बुक इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 624। इंक्रीज इन कॉस्ट कितना होगा? सबसे पहले तो देखेंगे 600 टू 624 है, तो कितना हो गया? 24। अब इसमें इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो ये जो 24 है कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है जो कि 600 है, मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही है। जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 4 तो कितना बन गया? 4%। तो 4% इंक्रीज हुआ। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इफ द एज ऑफ असलम इज आल्सो इंक्लूडेड, their average is increased by 2, what is the age of असलम? अब यहाँ पे सबसे पहले देखें इनिशियल कितना था, सबकी एजेस को ऐड करो, तो वी विल हैव 55 ईयर्स, टोटल 55 था। तो अगर एवरेज पहले की बात करें तो पहले एवरेज हमारे पास कितना था? एवरेज था 55, डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं? 3 है, तो ये बनेगा 3 1 जा 3, 2 इधर, 3 8 जा 18.33 ईयर्स। पहले ये एवरेज थी। अब वो कह रहे हैं कि असलम की एज को इंक्लूड करो तो एवरेज 2 बढ़ जाती है, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें 2 ऐड कर लो, तो कितना हो गया? 20.33। लेकिन अब नंबर्स हमारे पास 3 नहीं रहेंगे, अब नंबर्स भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अब वो कह रहा है असलम की एज बताओ कितनी है। तो अब सिंपल सी बात ये है, हमारे पास सम अगर मैं बात करूं तो सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। पहले सम कैसे निकला? पहले सम निकला 55 का। पहले सम यानी S1 कितना निकला? वो निकला 55 का। अब जब असलम की एज को शामिल किया तो एवरेज कितनी होगी? 20 की। तो अब इधर से आप लोग सम निकाल लो, आप लोग बोलोगे एवरेज इनटू नंबर होता है। एवरेज अब 20 की हुई पड़ी है और नंबर अब 4 के हुए पड़े हैं, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट हमारे पास 80 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 80। तो अब हमने असलम की एज निकालनी है, तो आप लोग देखो पहले सम 55 था, अब सम 80 हो गया, यानी 80 में से 55 निकालो, तो ये वो हमारे पास 25 है ऑलमोस्ट। ये वो हमारे पास 25 है जो कि ऐड हुआ था, जो कि क्या हुआ था? ऐड हुआ था। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास कितना इसका बनता है? ऑलमोस्ट 25 बनता है। इज दैट क्लियर? सारे बच्चे मुझे बताइएगा। तो ये 25 हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? इनकिस बेटो व्हाट इज द एज ऑफ असलम। दोबारा आप लोग देखो, पहले तीनों की जो एजेस थी ना, पहले तीनों की एजेस कितने थे? अच्छा, ऑप्शन में, ऑप्शन को नहीं, जो मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ ऑथेंटिक है। तीन ये बंदे हैं, इनकी एजेस ये हैं, तो मैंने सम किया, तो वो कितना बन गया? 55। इनकी एवरेज ली तो एवरेज हमारे पास कितनी बन गई? 18.33 बन गई। अब एक चौथा बंदा ऐड हुआ है, दैट इज असलम, तो एवरेज 2 बढ़ गई है, तो 18 थी ना, तो अब 20 हो गई एवरेज। तो अब नंबर फिर 3 नहीं, अब नंबर 4 है। तो सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज अब 20 की हुई पड़ी है और नंबर 4 के, तो अब सम 80 का है। पहले सम कितना था? 55 का था। पहले सम 55, तो मतलब 80 में से 55 माइनस करो तो वो डिफरेंस आ जाता है जो ऐड होने से एवरेज बढ़ी है, और वो कितना? वो 25 का है। उसके बाद 2 बनाना कॉस्ट इतने, हाउ मच 6 बनाना कॉस्ट, तो पहले पर बनाना कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल कितनी कॉस्ट है, वो है 0.50। कितने बनानास की? 2 की। तो यहाँ पे 0 0, ऐसे ही है। तो ये 100 से 5 4 जा, तो 1/4। 1/4 क्या होता है? 0.25। तो ये पर बनाना कॉस्ट है, पर बनाना कॉस्ट है। हमने निकालनी 6 की है, तो सिंपल सी बात है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 6 से करेंगे तो 1.5 हो जाएगा ना, है ना। ये 0.25, इसको डबल करोगे तो 0.50, 4 से करोगे तो 1, 6 से करोगे तो 1.5। वॉट इट? 1.50। तो ये हमारे पास हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सब बच्चों को? वेरी गुड।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन इज सॉल्व द इक्वेशन। अब ये देखो 6x माइनस, अब इसमें बहुत ही बेसिक सी ये है, आप लोग देख सकते हो दैट विल बी 6x-3 इक्वल टू 4x+4। अलजेब्रा के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये उधर गया तो 7 हो गया, तो 2x विल बी इक्वल टू 7, तो x विल बी इक्वल टू 3.5, क्योंकि 7/2 3.5 होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये निकालो। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में एक्स माइनस वाई। एक्स कितना है, 4 का स्केयर 16 माइनस 2 का स्केयर 4, 4 - 2, तो ये बन गया 12/2, दैट विल बी 6। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग देखो हमारे पास ये गिवन है 1+4+4, तो 5+4 9 - 4 5। गॉट इट। यहाँ पे पहले ऐड करो, 5+4 9 - 4, दैट विल बी 5। तो ये इसका 5 राइट आंसर बनेगा। उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 7 128 होते कैसे। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 32 64 और 128, 1 2 3 4 5 6 7, टू टू ज़ा 4, टू ज़ा 8, टू ज़ा 16, टू ज़ा 32 64 और 128। गॉट इट। अच्छा, यही आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है, यू मस्ट स्कोर 40% टू पास एन एग्जाम, यू गेट 20 मार्क्स एंड फेल बाई 40%, 40 मार्क्स। ठीक है। अब मतलब 40 जो मार्क्स है ना, उनसे फेल हो गए, आए कितने 20 नंबर, और 40% होते तो पास होना था। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम कितने होंगे, 150 होंगे। कैसे, सिंपल सी बात है, 20 नंबर अभी आए हैं और वो कह रहे हैं कि 40 नंबरों से फेल हुए हो, तो मतलब वो 40 अगर ऐड हो जाते तो ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स से, ऐसे ही है ना। वो कह रहा है कि 20 आपके आए हैं और आप 40 नंबरों से फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो ये मतलब है कि 60 पासिंग है, जबकि वो परसेंटेज में कह रहा है कि 40% पासिंग मार्क्स हैं। 40% पासिंग मार्क्स हैं, और वो हमने निकाल ली एक ट्रिक यूज करके, कि 20 अगर आए हों, 40 नंबरों से फेल हुए हों, तो मतलब 60 नंबर टोटल क्या हो गया, 60 विल बी द पासिंग मार्क्स। तो मतलब ये जो 40% है, ये है किसके बराबर, 60 मार्क्स के बराबर है। गॉट इट। अब हमें नहीं पता उस सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने हैं, उसको एक्स कह लो। तो हम कहते जो 40% ऑफ दैट सब्जेक्ट है ना, ये बराबर है 60 के, यानी 40% जो पासिंग मार्क्स है ना, किसके, उस सब्जेक्ट के, ये 60 के बराबर है। तो यहां से एक्स को निकाल लो। 40% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स के, एक्स इक्वल टू 60 आ गया। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये 4x बराबर है 10, उससे मल्टीप्लाई हुआ तो 600, एक्स की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन गया 4 1 ज़ा 4, 2 टेकन, 4 5 ज़ा और 0 का 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 150। तो 150 विल बी द पासिंग मार्क्स। सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन समझाएंगे, ये वाला आप तमाम बच्चों को क्लियर हुआ। मतलब एक लॉजिकल मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया। सही है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मतलब 40% मार्क्स पासिंग है, 20 आए 40 से फेल हो गया, तो मतलब जो 60 है ना, वो टोटल पासिंग मार्क्स है, और ये 40% के बराबर है। लेकिन उसके टोटल सब्जेक्ट क्या आपने बताने हैं, वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्स कह लिया। लेकिन हमने ये लिखा कि 40% ऑफ दैट सब्जेक्ट इज इक्वल टू 60, यहां से एक्स को हमने सेपरेट कर लिया। वी विल हैव 150। ठीक है। उसके बाद फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सबको ऐड कर दो, सबको आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे 2 4 6 9 एंड 12, नंबर टोटल कितने हैं, 5 हैं। अब देखिएगा ये 10 12 12 और
21 और ये 23 और 33। तो 33/5 आपको पता है, सिंपल सी बात है, 5 6 30, 0.56 तो ये 6.6 बनता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज a number when divided by 91 leaves a remainder of 1, if the same number is divided by 13 find the remainder। अब इसमें देखो वो कह रहा है कि कोई एक नंबर है, उसको जब 91 पे डिवाइड किया जाता है ना, तो एंड पे 1 आता है। एंड पे हमारे पास 1 आता है। और अगर उसी सेम नंबर को 13 पे करते हैं तो फिर रिमाइंडर बताएं। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे पास सपोज कि वो जो नंबर है वो n है, और जो n को 91 पे डिवाइड किया तो 1 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर क्या होगा, 91 का कोई मल्टीपल है +1। वो नंबर हमारा इस तरह डिफाइन हो सकता है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, अगर 13 पुट करो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा टोटल रिमाइंडर। अगर उसको डिवाइड किया जाए 13 पे, तो हमें ये पता चलता है कि 13 × 7 कितना होता है, 7 3 × 21 टेकन, ये तो 91 होता है। तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा कितना होगा, वो हमारा, अगर हम उस नंबर को ले लें 91 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, और यहाँ पे इसको 91 = 13 × 7, तो अब वो कह क्या रहा था, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 91 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो वो नंबर हमने 91 चूज कर लिया, 91 को 13 पे किया, तो रिमाइंडर पीछे हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है। तो रिमाइंडर देखो हमारे पास कितना बचेगा, तो अगर हम इसको करेंगे तो दैट विल बी 91। तो 13 इंटू, इसको आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हो n = 13 × 7, ये के और +1। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 13 × 7 के +1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि n को अगर आप 13 पे डिवाइड करते हो तो फिर भी रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। उस ये रिमाइंडर, ये इसको लिखने का तरीका होता है, ये हमारा रिमाइंडर होगा। उसके बाद है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस वन, इसका क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले क्या 18 है, 18 का क्यूब करोगे तो ये हमारे पास कितना बनता है, 18 × 18 × 18 तो ये बनता है 18 × 18, दैट विल बी 324 × 18। तो ये 5832 है। उसके बाद 28 है, जबकि इसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा है। तो फिर ये 28 38 भी नहीं होगा, मैं डायरेक्ट 48 को चेक करता हूँ। 48 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 48 × 48 × 48, 48 × 48 2304। अगर इसको 48 से करोगे तो ये एग्जैक्ट 110592 आता है। तो इसका मतलब है कि 48 ही इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है। उसका नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 and 8 इज ऑल्सो डिविजिबल। भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 × 8, इन दोनों का अगर एलसीएम देखोगे कॉमन, तो वो कितना बनेगा, 24 बनेगा ना। कैसे, 6 और 8, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 4 3 × 12, 12 2 × 24, तो 24 होगा। उसके बाद है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा। इसका हमारे पास मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस कैसे लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 90। ठीक है। तो उनका मिडल इंटीजर कितना होगा, तो उनको कह लो x-1, एक x है और एक x+1 है। इन सब का सम कितना आ रहा है हमारे पास, इन सब का सम 90 आ रहा है। तो 1 2 3, तो ये बन गया 3x, ये +1 -1 से कैंसिल, इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इसमें मिडिल इंटीजर पूछा था, मिडिल x वाला x की वैल्यू 30। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसमें फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होगा, याद रखो 1 जो है ये हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। कैसे, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी आपने निकालना हो तो वो होता है z raised to power n, और ये 1 के बराबर।
अगर z की जगह पे आप z इक्वल टू 5, ये भी 1, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे 1 अगर पुट करो 1 रेज टू पावर 5 तो 1 ही होता है। तो मतलब हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद है इन अ वोटर सर्वे पार्टिसिपेंट्स वर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स based on broadcasting ratio of this. There are total 180 participants. How many participants are the larger group? अब देखो, हमारे पास टोटल जो होता है ना वो निकलता कैसे है, वो निकलता है इन दोनों के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ और टोटल 180 है। तो 6x विल बी इक्वल टू 180, x की वैल्यू 30 निकल आई। अब लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, 5 वाला। तो 5 into 30 कितना हो जाएगा, 150। तो लार्जेस्ट ग्रुप 150 और स्मॉलेस्ट ग्रुप 30। फिर व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, जो इंटीरियर एंगल है 120 होता है। कितना होता है, 120। निकालते कैसे हैं, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे n रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6, 6 - 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n की जगह पे 6, 6 3 0, 30 into 4 कितना बन गया, 120 डिग्रीज। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ 330 डिग्रीज आर इक्वल टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल हमारे पास कौन सा होगा। अब वो कह रहा है कि -330, तो इसकी वैल्यू 30 डिग्रीज के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, 30। इसका जो पॉजिटिव एंगल होगा, उसने वही पूछा हुआ है, फॉलोइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल, दैट विल बी 30 डिग्री। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। अब ये सिंपल सा है, 2x + 6 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू -3 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ द एंगल थीटा इज द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव, इट्स रेफरेंस एंगल सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो थीटा हमारा क्या होगा, रेफरेंस एंगल, वो 90 से छोटा होगा, 90 से 180 के बीच में होगा, बड़ा नो। तो वो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, वो रेफरेंस एंगल किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है। फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होंगे। उसके बाद है व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर एक्स इन द इक्वेशन। अब इस पूरे को आप लोग कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे तो x की वैल्यू इसका स्क्वायर लेके इधर ऐड कर दोगे, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 + 144। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 153। तो x की वैल्यू ±153। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 द सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू 0। इसके रूट्स कब इक्वल टू 0 होंगे, जब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाए, 0। जब b की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a। जब b की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग आएगी तो 0 ही आएगा ना। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है टू एंगल्स whose sum is 90 आर क्लासिफाइड व्हाट टाइप ऑफ एंगल। जिनका 90 होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिनके एंगल का सम 180 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज होते हैं जो ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो ग्रेटर देन 180 लेकिन लेस देन 360। यानी थीटा जो है वो बड़ा होता है 180 से लेकिन छोटा होता है 360 से। उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²। और आगे x के एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 1/2 × x। तो ये 1/2 × x और अंदर हमारे पास 1 - x², ये हमारे पास बनेगा। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन। देखो ना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 - x², ऐसे यही होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा,
एक्स की जगह पे तो ये रूट है, तो रूट का स्क्वायर किया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के तो 1 - x²। और आगे एंगल हमारे पास ये वाला है, इसको लिख सकते हो x⁻1/2। पावर रूल लगा तो ये बन गया, जब ये नीचे जाएगा तो यही बनेगा ना, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद है हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन, टर्म्स उससे एक ज्यादा होगी, तो ये 2 है तो टर्म्स 3 होंगी। टर्म्स कैसे निकालते होते हैं? टर्म्स निकालते होते हैं n+1 से, तो ये 2+1 तो दैट विल बी 3। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr²। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस, ये होता है टू 2πr। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। ऐसे ही है। उसके बाद है हमारे पास द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 9, व्हाट इज द मिडल टर्म। तो वो 3 होगी कैसे, एक x-1, एक x ले लो, एक x+1 ले लो। सम इनका कितना आ रहा है, सम इनका आ रहा है 9। ये इससे कैंसिल, तो 3x विल बी इक्वल टू 9, तो x विल बी इक्वल टू 3। तो उसने क्या पूछा, मिडल, मिडल तो ये x वाली थी तो ये 3 आ गई। उसके बाद सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे an-2 और 3n-11 है। सारे बच्चे यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, उसने किसकी वैल्यू हमें बोला हुआ है निकालनी है। क्या यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है? वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई उसने बोला हुआ है। तो हम इसमें एक काम कर लेते हैं कि an-2 - 3n-11 लिखा हुआ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि an-2 जो ये पूरी टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, जिसमें हमारे पास a बेस है और n-2 एक्सपोनेंट है। आगे -3n की बात करें तो ये लीनियर है, -11 एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस पूरी में से कौन सी बात ठीक लिखी हुई है कि ये सारे के सारे नहीं हो सकते, ये एज इट इज है, इसको रहने दो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, उसमें उसने पूछा हुआ था, मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ, ये पीयू में आया हुआ था और पूछा हुआ था ये an-2 क्या है। तो an-2 हमारे पास एक कौन सी term आती है, दैट वन इज एक्सपोनेंशियल टर्म। और 3n क्या होती है, दैट इज अ लीनियर टर्म। और -11 क्या है, कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को ही एग्जैक्ट आंसर में लिख दिया। उसके बाद है सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन, इसको सिंप्लीफाई करो। 3n-1 -3n+2 बन गया, ये इससे कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, -1+2। उसके बाद ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3n-2 +3n-5, तो 6n-7। उसके बाद है सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो अगर आप लोग इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो तो -3n ग्रेटर देन, अगर आप इसको भेजो और ये इधर आ जाए तो ये माइनस हो गया, तो ये -11, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 3n ग्रेटर देन 11। तो ये क्या बन जाएगा, 3n ग्रेटर देन 11, ऐसे ही है। तो 3n ग्रेटर देन 11 या 11 < 3n, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद है हाउ मैनी ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स 2, 6 एंड 7। डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हाउ मैनी, जब हाउ मैनी मतलब उसकी अरेंजमेंट हमसे पूछी जा रही है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो कि हमारे पास एक क्या है, 3 डिजिट्स फॉर्म बाय द 2, 6 एंड 4, 2, 4, 6 और 7। यानी हमने करना क्या, और नंबर बनाने हैं ऑफ 3 डिजिट्स, यानी एक ये नंबर है, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपने नंबर यूज करने हैं 2, 4, 6, 7। अब मुझे एक सिंपल सी बात ये बताओ कि हम 2 को एंड पे रख सकते हैं क्या, 4 को एंड पे रख सकते हैं, 6 को एंड पे रख सकते हैं? नहीं, सिर्फ 7 ही एंड पे आएगा। लेकिन एक तो ये बन गया, पहले अब 4 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर 6 रख लो। अब पहले 6 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर 4 रख लो, फिर 7 रख लो, ठीक है।
अब पहले ये नहीं, इसकी पोजीशन पहले पे, फिर इसकी दूसरे पे, फिर इसकी तीसरे पे, तीन इधर से, फिर इसकी पहले पे, फिर इसकी तीसरे पे, दो इधर से बन जाएंगे, और सिक्स जो है इसकी पहले पे रख लोगे, दूसरे पे। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे? उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका कर सुन लो। जितने वेज में पूछो तो उतना फैक्टोरियल ले लो। अब कितने नंबर है? फोर है, तो फोर का फैक्टोरियल ले लो, 4.3.2.1, तो ये 24 बनता है। ठीक, तो ये शॉर्ट टेस्ट है, जितने डिजिट्स हमारे पास दिए उनका फैक्टोरियल ले लो। यही अरेंजमेंट होती है ना हमारे पास। फिर हाउ मेनी वेज कैन फोर पीपल स्टैंड इन रो, वही बात आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 24। अच्छा, ये ऊपर वाला करेक्ट करवा देता हूँ ना। यहाँ पे हमारे पास क्या था? पहले से थ्री बने, फिर दूसरे में टू बने, और एक वन बना है। इसका हम अरेंजमेंट ऐसे नहीं कर सकते, उसने और नंबर पूछे हमसे। इसका 24 नहीं बन सकता। भला कैसे? पहला देखो ना, ऑड नंबर तभी बनेगा एंड पे सेवन ही आएगा। तो एंड पे सेवन फिक्स है। अब हमने पोजीशन चेंज करनी है टू, फोर और सिक्स की। एक ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर बनाना थ्री डिजिट का है ना, तो हम इस टू को गायब कर देते हैं, तो ये 4 6 7 वाला एक है। फिर 4 6 7 की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 4 7, दूसरा ये बन गया। अब तीसरा कैसे बनेगा? 2 4 7, फिर 2 6 7। ठीक है, इस तरह आप लोग कर सकते हो। तो एक, दो, तीन, चार। और दूसरा तरीका देखो कि आप अब अंदर से इसको इंक्लूड करो, टू को, फोर को, सिक्स को गायब कर दो। फिर आप फोर को गायब कर दो और टू और सिक्स को रखो, तो टोटल हमारे पास सिक्स वेज बनेंगे। टोटल हमारे पास सिक्स। इसका अल्फा ऑप्शन है। फिर हमारे पास है अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम। कॉइन को टॉस किया जाए 2 रेज़ टू पावर n से, टोटल पॉसिबल आउटकम। डाई को रोल किया जाए तो 6 रेज़ टू पावर n से, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास बन गया 8। प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ हेड एट ऑल। तो हेड कब नहीं आएगा? जब सारे के सारे टेल ही आए। तो वो एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 1/8, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। फिर एक लास्ट पे क्वेश्चन है, अ वोट हैज अ विन ऑफ 5-3, हाउ मेनी वोट्स वर इन फेवर इफ देयर वर द टोटल 80 वोट्स। तो मतलब वोट हैज द विन ऑफ 5-3, 5 विन है, 3 वाला कम है, तो 5x + 3x = 80। तो ये 8x = 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब वो पूछ रहा है कि हाउ आर इन द फेवर। तो फेवर वाले तो ये 5x हैं, तो ये कितने बन गए? 50 बन गए। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये आपके एडवांस मैथ के बारे में थी सारी की सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। मजीद आप तमाम बच्चों को 5 मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके अंदर ये सारे एमसीक्यूज हैं, उधर से अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। दिन कम रह गए हैं आप बच्चों के, अभी मैं आप लोगों को 6-8 घंटे की वीडियो दे दूं उसका फायदा नहीं, उस पर टाइम बहुत लगता रहेगा। मॉक टेस्ट दे दिए, नीचे उनका सोल्यूशन भी है। ठीक है, ये कुछ लास्ट पे क्वेश्चंस वगैरह हैं जो अभी और हैं जो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाए। आप इसको चेक कर सकते हो रैंडमली, बहुत ही इजी बेसिक्स हैं। ये आप तमाम बैच वाले बच्चों को मिल सकते हैं, इसमें से कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन उठा लो। ये अब उसी के रेलिवेंट है। अब देखो ये स्पीड वाला करवा दिया, फाइंड नंबर, ये नंबर वाला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू 0 फैक्टोरियल 1। ठीक है, इंटीग्रल कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है +c, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ये आगे बहुत बेसिक बेसिक से वैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप तमाम बच्चों ने अब खुद से देख लेना है। ये आपको अभी ही आपकी कम्युनिटी वगैरह के अंदर इसका लिंक आ जाता है, इसको भी देख लो। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट 5 दिए हैं उसको सॉल्व करें। और 10 मजीद मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको 2 जून तक मिल जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो आप तमाम बच्चों को 2 जून तक मिल जाएंगे। उसको भी लाजमी सॉल्व करना है। तो टोटल 15 मॉक टेस्ट अगर आप करके चले जाओ, और साथ में ये एंड गेम्स जितनी सारी करवाई हैं, वर्बल रीजनिंग की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, कंप्यूटर की, ये करके चले जाओ, तो 100% आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में 90 से ऊपर का स्कोर आएगा। अगर सिर्फ एंड गेम करके जाओगे तो 80 स्कोर, 70, 60, क्या पता 50, पूरी चीजें नहीं होंगी। मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट में 100 एमसीक्यूज एक सब्जेक्ट का है, और पूरी 6 घंटे की एंड गेम में 100 एमसीक्यूज, 150, 200 होता है।
तो एंड गेम के साथ मॉक टेस्ट को लाजमी सॉल्व करके जाएं, तब पूरे नंबर आएंगे। एक चीज करके जाएंगे तो बाद में नहीं कहना कि सर इसमें आधी चीजें आई हैं आधी नहीं आई, दोनों चीजें। मॉक भी 15 के 15 सॉल्व करने हैं, 5 दे दिए हैं, 10 जो बाकी का मॉक टेस्ट है ये 2 जून को आएंगे। और एंड गेम को भी कंप्लीट देख के जाना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।